वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आपके ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपके रिड्यूस सिलेबस में, वो चैप्टर हम कर रहे हैं जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, किस तरह के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जहां हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे कि किस प्रकार ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने ऊर्जा के संसाधन पढ़ा था और खास करके कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज थे उनके बारे में पढ़ा, तो एक चीज हमने समझी कि सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। आप कोल ले लीजिए, आप पेट्रोलियम ले लीजिए, और जिस तरह से हम लोग बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट को और बाकी सब चीजों को, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, हमें दिक्कत देने वाला है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसे सोर्सेस को सर्च आउट कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्रोतों को ढूंढ सकते हैं जो शायद उतना परंपरागत नहीं है जितना हम बाकी चीजें यूज लेते हैं। हम उपले जलाते हैं, जिनको आप काउडंग केक कहते हैं, ठीक है ना, वो हम जो काम में लेते हैं वो उतने परंपरागत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वो जो है बिल्कुल जिनको हम कहते हैं ना कि रिन्यूएबल है, जो हमारे लिए असीमित ऊर्जा के स्रोत है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले, ऐसे ऊर्जा के स्रोत है वो। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। जिस तरह से हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड होने लगे हैं। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। जिस तरह से ये घटते जा रहे हैं, जितना हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही ये चीजें खत्म हो जाएंगी, और हमारे मन में ये कंसर्न, ये चिंता पैदा शुरू हो गई है कि ये खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। आप चाहे पेट्रोल जलाकर गाड़ी चलाइए, आप चाहे लकड़ी जलाकर चूल्हा जलाइए, आप चाहे काउडंग केक या उपले जलाकर और चूल्हा जलाइए, इस तरह के उपयोग से कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, वो कार्बन का उत्सर्जन हमारे लिए बहुत गहन पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रहा है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है, और ये ही ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। The increasing consumption of energy has made the country highly dependent on fossil fuels like coal, oil and gases. Rising gas and oil price and their potential shortage have created uncertainties about the security of energy supplies in the future. This has serious implications for the growth of the national economy. In addition, the use of fossil fuel poses serious environmental problem. अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे बनेगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढना या उनको काम में लेना इतना अनिवार्य या इतना जरूरी क्यों है? ठीक है ना, क्यों जरूरी है? इसके दो रीजन है। पहला कि जो ये बढ़ती कीमतें हैं और इनकी जो कमी है, इसने भविष्य के प्रति हमें अनिश्चितताएं दे दी है, और दूसरा इनके उपयोग से बहुत सी गंभीर जो है पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो रही है। Therefore, there is a great need for the use of renewable energy sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, biological energy and waste material generated energy. These are also called as non-conventional sources of energy. इन्हीं को क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सबसे पहला है परमाणु या आणविक ऊर्जा। ठीक है ना, परमाणु या आणविक ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। चाहे तो आप सबको पता है कि किस तरह से परमाणु को विखंडित किया जाता है और कई बार उनको जोड़ा जाता है। तो ये कई सारे जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या करते हैं? बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बाहर निकालते हैं, वो बहुत सारी ऊर्जा जो देते हैं। तो ये जो ऊर्जा वो देते हैं, उस ऊर्जा को अगर रखा जाए स्टोर करके, तो उसे हम बहुत से काम में ले सकते हैं।
जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, उत्सर्जित होती है परमाणुओं से ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा, और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। एटॉमिक और मोलेक्युलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोलेक्यूल्स। व्हेन सच अ चेंज is made, a lot of energy is released in the form of heat and it is used to generate electric energy. यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, उनका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर फाउंड इन द अरावली माउंटेन रेंज ऑफ झारखंड, अरावली माउंटेन रेंज इज नॉट इन झारखंड, इट इज इन राजस्थान, and along with it Jharkhand is a state where many of the atomic minerals are found, are used in the production of nuclear or nuclear energy. The amount of thorium is also found in monazite sand found in Kerala. केरला में भी मिलने वाली जो मोनाजाइट रेत है उसमें भी थोरियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि आणविक जो खनिज है वो ज्यादा कहाँ मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, उसके साथ साथ जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वहां पर मिलते हैं, और साथ ही साथ केरला की जो मोनाजाइट रेत है उसमें भी यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी, okay, now you can clearly see the places where these atomic minerals are found, जहां ये परमाणु जो है खनिज मिलते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो येलो कलर के, वो यूरेनियम प्रोविंसेस है, ऐसे प्रदेश जहां यूरेनियम मिलते हैं। ये इलाका जो है वो अरावली पर्वतमाला का इलाका है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये इलाका है, और दूसरे ये यहाँ आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके साथ साथ कर्नाटका में भी, और ये जो केरला की मोनोजाइट रेत है यहाँ पर भी मिलते हैं। ऑब्टेनिंग यूरेनियम माइंस जो है वो सब ट्राइंगल से दिखाई गई है, और इसके साथ साथ बिंदुओं से दिखाए गए हैं अदर यूरेनियम ओकरेंस, जो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा यही याद रखने हैं, एक तो झारखंड, उसके बाद अरावली और तीसरा केरला। ठीक है ना, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विल टॉक अबाउट सोलर प्लांट्स। ये क्या है आप सब जानते हैं, ये क्या है, ये शीट्स होती हैं। ठीक है ना, ये शीट्स होती हैं। ये शीट्स, इनकी बनावट इस तरह से होती है कि सूर्य की रोशनी जब इन पर पड़ती है तो उस रोशनी से मिलने वाली सारी की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके इनके पीछे बैटरीज लगी होती है। ठीक है ना, मैं इस चैप्टर को जब से पढ़ाने लगी हूँ तब से बार बार आपको समझा रही हूँ कि हम हर तरह की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में टरबाइन चलाकर। ठीक वैसे ही यहाँ हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में सोलर प्लेट्स के माध्यम से। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी हम ऊर्जा के रूपों को हमेशा कन्वर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो प्लेट्स लगाई हुई हैं ये सोलार प्लेट्स हैं, और ये सोलार प्लेट सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, जो सन रेज होती हैं, उन सन रेज को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ये सोलार प्लेट सन रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके इनके अंदर जो गर्मी होती है पैदा, उस गर्मी को यहाँ पीछे लगे हुए जो भी बैटरीज होती हैं उन बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है संरक्षित कर लिया जाता है, और उस विद्युत को फिर आगे काम में लिया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के बारे में। पहले, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ हैरेसिंग सोलर एनर्जी हियर। अभी आप समझ सकते हो कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है। जैसे हमारा ये ग्लोब है, ठीक है ना, इस ग्लोब पर ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बाद में ये आर्कटिक ट्रॉपिक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका है। ठीक है ना, और यहाँ पर पोल्स है, नॉर्थ पोल्स, साउथ पोल्स। तो ये जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से लेकर और उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर में कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक, ये जो इलाका है ये ट्रॉपिकल इलाका या उष्णकटिबंधीय इलाका कहलाता है।
उष्णकटिबंधीय का क्या मतलब है? क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये मतलब होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे साल इस इलाके में लगभग सीधी पड़ती है। बहुत रेयर टाइम के लिए तिरछी पड़ेगी, लेकिन लगभग इस इलाके में सीधी पड़ेगी। और आप सबको पता है कि भारत की स्थिति जो है वो ऐसी है कि भारत आधा जो है उष्णकटिबंधीय और आधा समशीतोष्णकटिबंधीय में है, ठीक है ना। तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को बीच में से काटती है। इसका मतलब आधा भारत उष्णकटिबंधीय में इलाका है और लगभग पूरा भारत थोड़ा थोड़ा उसी क्षेत्र में आता है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है? ये देखिए, ये जो प्लेट्स है ना, ये आने वाली सन रेज को अपने में एब्जॉर्ब करती है और उस टेक्नोलॉजी को फोटोवोल्टाइक कहते हैं, ठीक है ना। फोटोवोल्टाइक का मतलब इनमें जो है उसकी फोटो को जो है डबल करने की जो क्षमता है, यानी कि उसकी जो हीट है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ये जो सोलर प्लेट्स पर हीट पड़ेगी इसको सीधे ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित भी किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया. Some big solar power plants are being set up in different parts of the country. और उससे एक फायदा क्या होगा? ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में जो उपलों का प्रयोग होता है, जो लकड़ी का प्रयोग होता है, इसकी निर्भरता को कम से कम किया जा सकेगा. It is expected that with the use of solar energy, the dependence of firewood and wood in rural houses can be reduced to a minimum. फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी. As a result, it will contribute in environmental protection and agriculture will have an adequate supply of food. तो आप जब इस तरह से एक प्रॉपर जो है लाइनिंग उनके लिए डिस्क्राइब कर देते हो ना, तो आपको और कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना. आपने पॉइंट टू पॉइंट अगर सारा बता दिया है तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से सोलर एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. सोलर एनर्जी के बाद अब हम बात करेंगे विंड एनर्जी या फिर वायु ऊर्जा की, ठीक है ना, पवन ऊर्जा की. ये क्या है? इनको जो है विंड मिल्स कहते हैं. आपने जब हाइड्रल पावर पढ़ा था तो हाइड्रल पावर में आपने देखा था कि हाइड्रल पावर में बहते हुए पानी के वेग से जो है टरबाइंस चलाए जाते हैं और वो टरबाइंस जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें, और उस गतिज ऊर्जा को बाद में स्टोर कर लिया जाता है किसमें? बैटरीज में, और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सेम यहाँ फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ टरबाइन नहीं चलते, यहाँ ये वाली विंड मिल्स चलती है, ठीक है ना. और ये विंड मिल्स चलेगी कब? जब हवा आएगी. तो इनको बहुत ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है. जैसे ही हवा चलती है ये विंड मिल्स चलती है. जब ये चलेंगी तो यानी यहाँ भी क्या होगा? वही काइनेटिक एनर्जी, वही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसी गतिज ऊर्जा को क्या किया जाएगा? स्टोर करके रख लिया जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में और बैटरीज में उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है ना. उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाएगा. अब भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं. इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी. भारत में पवन ऊर्जा के विशालतम पेटी या जिसको हम फार्म्स कहते हैं वो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है. यानी वहां बहुत तेज हवाएं चलती है. तमिलनाडु में जो नागरकोइल क्षेत्र है वहां से लेकर मदुरई तक का एक इलाका है, इसीलिए उसको पेटी या बॉक्स कहा जाता है. वहां पवन ऊर्जा के उपयोग की महानतम संभावनाएं हैं. पूरे साल भर वहां वायु का जो है बहाव होता रहता है और वो इतनी तेज होती है कि हम बहुत तेज गति से इन विंड मिल्स को, इन जो पवन चक्कियां होती है इनको चला सकते हैं. द लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ विंड पावर फार्म्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई. इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और राजस्थान में भी हैं. Apart from this, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep also are important wind power farms. और सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है इनको? एक तो नागरकोइल में, ये जो आपको बताया कि नागरकोइल से मदुरई तक एक पूरा पेटी है जहां पर बहुत तेज पवनें चलती है. और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए, मतलब यहाँ
बाकी जगह भी यूज तो किया जा सकता है लेकिन उतना अभी यूज हो नहीं रहा है, जबकि नागरकोइल और जैसलमेर में पवन ऊर्जा को बहुत अच्छे से काम में भी लिया जा रहा है। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर नोन फॉर देयर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके बाद बायोगैस, बायोगैस एनर्जी। बायोगैस क्या होता है, देखो कितना गजब का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में यहाँ इनलेट है, ठीक है, और यहाँ आपका जो शौचालय बना हुआ है, ठीक है। इनलेट यानी कि जो जानवरों का जो भी मल होता है, गोबर वगैरह होता है, वो यहाँ से अंदर डाला जा सकता है, और यहाँ ये हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं, जो हमारे लेट्रिन्स होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और दोनों ही की जो स्ट्रक्चर है, जो दोनों ही को पाइप से एक टैंक से जोड़ दिया जाता है ना, इन दोनों को ही पाइप से एक टैंक से जोड़ दिया जाता है। यहाँ एक टैंक है और इस टैंक में ये सारा अवशिष्ट पदार्थ भर जाता है। इसको डाइजेस्टर भी कहते हैं। डाइजेस्टर में क्या होता है, आप सबको पता है कि भयंकर जो है वो सड़न होती है सॉरी, एक सड़न होती है, और ये सड़न क्या करती है, ये बहुत तेज गैस उत्पन्न करती है। और ये गैस होल्डर जो है यहाँ होते हैं, और यहाँ इन गैस होल्डर्स को इस तरह से पाइप से गैस को लिया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ आउटलेट है, इस आउटलेट से यहाँ ये बायोस्लरी आ जाती है, यानी कि जो जिसको हम जो है लिक्विड होता है ना, हाफ लिक्विड कह सकते हैं, जिसको हम अर्ध तरल कह सकते हैं। अर्ध तरल फॉर्म में पूरा तरल भी नहीं है, पूरा ठोस भी नहीं है, पूरा लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, उसके हिसाब से इसको स्लरी कहा जा सकता है। तो स्लरी फॉर्म में वो यहाँ जमा होता जाता है और यहाँ से इसको ले जाके और खाद के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यानी अगर बायोगैस प्लांट लगा लिए जाए तो जो उपले हम जला के और नष्ट कर देते हैं, उन उपलों को अगर यहाँ डाला जाए तो उनसे गैस बनेगी, उस गैस को हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। उस गैस को हम खाना बनाने के काम में ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीजों में काम में ले सकते हैं, ठीक है। और फिर जो चीजें बच रही है उससे स्लरी या खाद भी बन जाती है। तो यानी दोनों ही चीजें जो है वो इससे मिल जाती है, खाद भी और ऊर्जा भी। तो इसलिए बायोगैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। In rural areas, biogas is generated for domestic consumption by the use of bushes, agricultural waste, livestock and man-made waste. जैविक पदार्थों के अपघटन से आप सबको पता है कि गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की से भी ज्यादा होती है। यानी वो जलने में बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि जो हमारी नॉर्मल सिलेंडर्स में गैस आती है वैसी। The decomposition of organic matter produced gas whose thermal efficiency is higher than that of kerosene, cow dung and charcoal. Biogas plants are set up at the municipal, cooperative and private level. ये कई बार जरूरी नहीं है कि सब अकेले अपने घर पे ही करें। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जा सकते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। प्लांट्स दैट आर यूज एनिमल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट इन रूरल इंडिया। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, इनके दो एडवांटेजेस होते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे ज्यादा सही है। दे बेनिफिट द फार्मर्स इन टू वेज, one of the form of energy and the other is form of improved type of fertilizer. Biogas is by far the most efficient in using animal dung. ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी के जलाने से होने वाले नुकसान को भी रोकता है। देखो दो फायदे हो रहे हैं, एक तो जो गोबर से जो गैस बन रही है वो तो मिल रही है, उससे लकड़ी और जो उपले हम जलाते हैं उससे बचा जा सकता है, और दूसरा उससे क्या फायदा है, दूसरा इससे ये फायदा है कि उन्नत किस्म की हमको जो है मेन्योर मिल जाती है, खाद मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, यानी कि टाइडल एनर्जी। टाइडल क्या होती है, ज्वार क्या होते हैं, समुद्र में जो ऊंची लहरें उठती हैं उनको ज्वार कहा जाता है। लहरें तो खैर समुद्र में हर टाइम चलती है, लेकिन दिन में दो बार जो है वो बहुत तेज लहरें आती है, ठीक है ना, उनको ज्वार भाटा कहते हैं। जो ऊंची लहरें उठती है उनको ज्वार कहते हैं, लहरें वापस नीचे जाती है उनको भाटा कहते हैं, तो ज्वार भाटा कहते हैं उनको, ठीक है ना, टाइड्स कहते हैं, टाइडल एनर्जी उसी से ली जाती है।
तो ये कुछ इस तरह के वहां पर संयंत्र लगाए जाते हैं और उनसे पता किया जाता है कि कितनी ऊंची, 5 मीटर 8 मीटर, कितनी ऊंची वहां से लहरें उठ रही हैं। महासागरीय तरंगों या लहरों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ओशन वेव्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक संकड़ी खाड़ी के आर पार द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार यानी ऊंची जब लहरें आती है तो इस संकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में पानी अंदर तक भर जाता है और द्वार बंद होने पर वो पानी बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप से समुद्र की तरफ डाला जाता है, तो उसकी गति, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और इसे ऊर्जा उत्पादक यानी कि टरबाइन तक ले जाया जाता है। यानी सेम वही चीज की जाती है, उसको एक नदी की फीलिंग दी जाती है और टरबाइन चलाए जाते हैं, ठीक है ना। Dams are made by constructing floodgates across the narrow creek at high tide. This narrow bay-like entrance is filled with the water and remains in the dam when gate is closed. When the tide recedes outside the floodgate, the water from the dam is piped down the same path to the sea, which leads to energy-producing turbines. Ideal conditions exist for the generation of energy by tidal waves in delta of Ganges and in the Gulf of Khambat in India, the Gulf of Kutch and the west coast of Gujarat in the Sundar forest area, Sundarban area in West Bengal. भारत में कहाँ कहाँ पर टाइडल एनर्जी ज्यादा यूज की जा सकती है, तो जो हम जिनको कह सकते हैं ना आदर्श दशाएं, वो कहाँ कहाँ हैं? वो है खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में। सुंदरबन का जो डेल्टा है और साथ ही साथ गंगा का जो डेल्टा है वहां पर इनको अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? देखो, भूमि जो है, जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं तो हमें क्या लगता है कि भूमि जैसे जैसे हम खोदते हैं थोड़ी गर्म होती जाती है ना। आप भी अगर आपके घर में कोई बेसमेंट है वहां जाओगे तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जितना ऊंचाई पर जाते हैं ना, जितना हाई एल्टीट्यूड होते हैं उतनी हमें सर्दी लगने लगती है, लेकिन हम जितना नीचाई पर जाएंगे ना उतनी गर्मी होगी। ये गर्मी खुद पृथ्वी की गर्मी है, ठीक है ना, ये भूमि की गर्मी है। कई कई जगह ये गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इस गर्मी को भी हम जो है पानी उबालकर और उसके बाद में जिस तरह से टरबाइन चलाकर जो हम काम में लेते हैं ना, जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उसमें काम में लिया जा सकता है, इसीलिए इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अभी देखिए जियोथर्मल एनर्जी को कैसे यूज लिया जा सकता है, इसके प्लांट कैसे होते हैं। पृथ्वी में नीचे काफी तरह की जो है वो अलग अलग तरह की धाराएं बहती है, जिनमें कई सारी बहुत गर्म होती है। तो ये जो हॉट वाटर होता है, इससे स्ट्रीम जो निकलती है, इससे जो भाप निकलती है, ठीक है, उस भाप को, यहां से ये जो भाप निकलती है उस भाप को क्या करते हैं, उस भाप को इस पाइप के जरिए ले जाया जाता है और ये टरबाइन चलाए जाते हैं और ये जनरेटर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये जनरेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ खंभों के और तारों के माध्यम से भेज देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो भाप है ये यहाँ से होते हुए वापस निकलती है। यहाँ कूलिंग प्लांट लगाए जाते हैं, कूलिंग टावर होते हैं, ताकि ये भाप ठंडी हो जाए और ठंडी होकर यहाँ चली जाए। अब आपको ये पता है कि जब भाप ठंडी होती है तो पानी बनती है और फिर ये पानी वापस जाके यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से हम पानी को वेस्ट भी नहीं करते हैं और ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर देती है। तो कितना बढ़िया तरीके से इसको काम में लिया जा सकता है, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जिसमें पानी भी वेस्ट नहीं होगा, ये भाप जो है फिर से पानी बनकर और हमारे काम आ जाएगी। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी में जो है वो बहुत तेज गर्मी होती चली जाती है। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट्स बिकॉज द अर्थ हीट्स प्रोग्रेसिवली विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों में भी बहुत ज्यादा तापमान पाया जाता है। उथली यानी बहुत कम, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊर्जा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और ये इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित होता है।
Wherever the geothermal gradient is high, there is high temperature even at shallow depth. In such areas, the groundwater gets heated by absorbing heat from the rocks. It becomes so hot that when it rises towards the surface of the earth, it turns into steam. ये भाप बन जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। This steam is used to drive turbines and generate electricity. भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। चश्मे किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे झरने जैसे होते हैं ना, तो भारत में बहुत सारे ऐसे गर्म पानी के झरने हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। There are hundreds of hot water sparks in India which can be used to generate electricity. भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। 2 pilot projects have been started in India to harness geothermal energy. एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाट में है और दूसरी लद्दाख की पूगा घाटी में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। One is located in Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and other is located in the Puga Valley in Ladakh. अभी इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, जिसमें ये कहा है कि किस तरह से हम ऊर्जा संसाधनों को भी हमें संरक्षण करना चाहिए। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है, यानी कि भारत में ऊर्जा उत्पादन करने की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन उसमें स्किल नहीं है इंडिया के पास। तो ऐसे जो स्किल होते हैं, कम स्किल वाली कंट्रीज में इंडिया को काउंट किया जाता है। Presently, India is counted among the least energy efficient countries in the world. हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना चाहिए। मतलब हम अच्छे से ऊर्जा का उत्पादन कर सकें, उसके लिए हमें बहुत सही रास्ता, बहुत देखभाल के रास्ता चुनना पड़ेगा। We have to adapt a careful approach to judicious use to limited resources of energy. उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। भाई साहब, आप हर जगह गाड़ी लेके जाते हो, उसकी बजाय आप बस में चले जाओ, है ना। किसी दूर की यात्रा कर रहे हो तो बजाय गाड़ी लेके जाने के और इतना सारा पेट्रोल फूकने के हम रेल या बस का यूज कर सकते हैं। जब हम किसी जो है रेलवे क्रॉसिंग के पास रुके और रेल नहीं आई हो तो हम अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे छोटे छोटे हम चीजें, मेजर्स यूज कर सकते हैं जिनसे हम ऊर्जा का जो है बचत कर सकते हैं। जब प्रयोग नहीं हो रहा तो बिजली बंद कर दीजिए, जब काम में नहीं आ रही है उस समय स्विचेस ऑफ रखना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग से और गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ए कॉन्शियस सिटीजन वी कैन मेक अ स्मॉल लिविंग बाय यूजिंग पब्लिक व्हीकल इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, बाय स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज नॉट इन यूज, using electricity saving device and by using non conventional energy resources we can contribute. क्यों करने हैं? क्योंकि आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। आफ्टर ऑल एनर्जी सेविंग इज एनर्जी प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एनर्जी सेविंग इज एनर्जी जो प्रोडक्शन, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। आप इस कथन की जो है विवेचना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको ये बताना है कि हम किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं और जितनी एनर्जी हम सेव करेंगे वो हमारे लिए उतनी ही फायदेमंद होगी। तो इसी के साथ आपका ये बहुत ही स्पेशल वाला और बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है वो खत्म होता है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली आ सकते हैं, तो आपको बने रहना है हमारे साथ ताकि क्वेश्चन आंसर भी आपसे अछूते नहीं रहें। ओवरऑल क्वेश्चन आंसर ही तो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चैप्टर आपने समझ लिया है एंड नाउ इट इज द टर्न फॉर क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।